आगे देखिए कि किस तरीके से इनका एंटीजन का ओरिजिन होता है, कैसे निर्माण होता है और कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है इसी को मैं फर्दर थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ कि हम जानते हैं कि परिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस या जीन नहीं होते। अभी मैंने वहाँ चित्र बनाया था, उसमें बताया था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोजोम नहीं होंगे, क्रोमोजोम नहीं है तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं है तो जीन नहीं होगा। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि वे कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होता है, डीएनए का पर्टिकुलर पार्ट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल और पर्टिकुलर प्रोटीन इज द जीन। किसी विशेष प्रोटीन को बनाता है डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, वो जीन कहलाता है। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो फिर ये जीन नहीं होगा। इसलिए आरबीसी के अंदर जो एंटीजन बनते हैं वो मैच्योर आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में नहीं बनते, बल्कि आरबीसी के अपरिपक्व रूप जो होते हैं, प्रिकर्सर जो सेल्स होती है, डेवलपिंग जो फेज होती है, उसके दौरान उसका एंटीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्यों होगा? क्योंकि प्रिकर्सर सेल में न्यूक्लियस होता है। मेन चीज़ ये है, आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की जो अपरिपक्व कोशिकाएं हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की परिपक्व कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है क्योंकि वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? वो हीमोग्लोबिन को वहाँ मतलब रहने के लिए स्पेस देने के लिए। तो जो प्रिक्यूर्सर सेल हैं जो आरबीसी की, उनमें न्यूक्लियस होता है, जीन मौजूद होते हैं, और इसी जीन की मौजूदगी की वजह से उसमें एंजाइम्स बनेंगे उन जीनों के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होगा तो। ठीक है, और वो एंजाइम जो होंगे फिर ये आपके जो गैलेक्टोज है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन है और फ्यूकोज वगैरह, इनको स्थानांतरित करेंगे और स्थानांतरित करके फिर एंटीजन बनाएंगे। तो एनीवे बात ये थी कि एंटीजन का जो निर्माण होता है वो प्रिक्यूर्सर सेल में होता है, एरिथ्रोपोइटिक प्रिक्यूर्सर सेल में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि जीन होते हैं, और वो जीन एंजाइम बनाते हैं, और वही एंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट्स को या शर्कराओं को आरबीसी की सतह पर जा करके जोड़ते हैं और जिससे एंटीजन बनता है। ठीक है, अब इस एंटीजन बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है वो हमने सीखा है, अभी फिर मैं वापस बता देता हूँ। एंटीजन निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर जो भी आरबीसी होगी, उस आरबीसी की सतह पर लाखों की संख्या में कौन जुड़ेगा? ओलिगोसैकेराइड। हमने बात कर ली है, जैसे ये आरबीसी आपको चित्र में दिख रही है, लाल रंग की इस तरीके से आरबीसी बना रखी है, और चूँकि ये प्रिक्यूर्सर रूप में है इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी होगा, और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये चैनें जुड़ गई, और ये चैन कौन सी होती है? ओलिगोसैकेराइड्स की चैन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ओलिगोसैकेराइड? तो ओलिगोसैकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड वगैरह ऐसे पढ़े होंगे। तो ओलिगोसैकेराइड यानी कि मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ती है, लगभग 2 से 10 तक, 2 to 10, 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड, 2 से ज़्यादा 10 से कम मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेगी तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो फर्स्ट स्टेप में पहले हमने डिस्कस कर ही लिया, फिर भी मैंने यहाँ डिटेल कर रखा, लिख रखा, बता दिया कि भाई सबसे फर्स्ट आरबीसी की सतह पर ओलिगोसैकेराइड की चेन आकर के जुड़ती है। अब क्या होगा? अब ये जो प्रिक्यूर्सर सेल है जिसकी सतह पर ओलिगोसैकेराइड आकर के जुड़ा है, उस ओलिगोसैकेराइड के साथ में कौन जुड़ेगा? पढ़ रखा है हमने, फ्यूकोज जुड़ेगा। कैसे जुड़ता है देखते हैं। तो ये जो प्रिक्यूर्सर आरबीसी है, इस आरबीसी में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम 19, क्रोमोजोम नंबर 19, गुणसूत्र संख्या 19 के एच लॉकस से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। फ्यूकोज ट्रांसफरेज। पहली स्टेप समझ में आई, आरबीसी की सतह पर ओलिगोसैकेराइड चेन जुड़ेगी। दूसरी स्टेप में इस ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ फ्यूकोज जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा उसको देख रहे हैं। तो आरबीसी का ये जो प्रिक्यूर्सर रूप है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, क्रोमोजोम मौजूद है। तो क्रोमोजोम नंबर 19 यानी 19 के एच लॉकस, गुणसूत्र जो होता है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर जगह को लॉकस बोलते हैं, जहाँ जीन स्थित होते हैं, वो काम कर रहा है, कोई फंक्शनल है, तो उससे बनता है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। और ये फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है?
फ्यूकोज शर्करा को ओलिगोसैकेराइड के साथ जोड़ता है। ये देखिए ओलिगोसैकेराइड की चेन है ब्लू कलर की, और ये लाल रंग का जो स्पॉट्स मैंने बनाया है वो क्या है, फ्रूकोज। तो इस तरीके से फ्रूकोज और ओलिगोसैकेराइड दोनों जुड़ जाएंगे और इस तरीके से क्या बनेगा, H एंटीजन या H सब्सटेंस। ये H एंटीजन का निर्माण हो गया फ्रूकोज जुड़ने से, ठीक है। तो ये जो H एंटीजन बनता है, ये H एंटीजन तक की प्रक्रिया सभी व्यक्तियों की, चाहे कोई से भी ब्लड ग्रुप का हो, ए बी कोई से भी का हो, सभी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में H एंटीजन तक के बनने की जो प्रक्रिया है वो सभी मनुष्यों में समान तरीके से होती है। और अब उससे आगे कौन से प्रकार का एंटीजन बनेगा, वो जो प्रक्रिया है वो अलग अलग ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले गुणसूत्र नंबर 9, गुणसूत्र नंबर 9 है, जैसे ये आरबीसी है और आरबीसी का ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम है, गुणसूत्र नंबर 9। आपको पता ही होना चाहिए कि डिप्लॉइड सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है वो 2 बार होता है, 2 होते हैं उसकी संख्या, तो 2 होंगे। मैंने 2 यहाँ पर क्रोमोसोम 9 बनाए हैं। एक फीमेल से प्राप्त होता है, मदर से मतलब, और एक उसके फादर से प्राप्त होता है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 9, इस क्रोमोसोम नंबर 9 के एक स्पेशल लॉकस होता है इसकी लॉन्ग आर्म पर यहाँ पर, और इस लॉकस से एक एंजाइम बनता है। उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसफ्रेज। कौन सा एंजाइम बनता है, ट्रांसफ्रेज। ये ट्रांसफ्रेज एंजाइम क्या करता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन को, नागा को, ये जो पहले से संरचना बनी हुई है H एंटीजन तक की, तो पहले से बनी हुई है, आपको पता ही है यहाँ तक की स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के साथ में ये एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन को जोड़ता है, और जब एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन से जुड़ जाता है तब ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, एंटीजन ए। तो बात समझ में आई। इस प्रक्रिया में ब्लड ग्रुप ए कैसे बना, गुणसूत्र नंबर 9, एक तो ये याद रखना है, इसकी जो लॉन्ग आर्म होती है उस पर एक स्पेशल लॉकस होता है, जीन होता है वहाँ पर, वो जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है ट्रांसफ्रेज, पूरा नाम है ट्रांसफ्रेज ए, ठीक है। वो ट्रांसफ्रेज ए क्या करता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन को, नागा को इस H एंटीजन के साथ जोड़ता है और इस तरीके से A एंटीजन का निर्माण होता है। और जब A एंटीजन बनेगा तो इसका रक्त समूह क्या होगा, A, ठीक है। ये सारी बातें हमने इसमें देख ली। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा। तो ब्लड ग्रुप बी में भी वही वाली बात, ए ब्लड ग्रुप के समान ही यहाँ पर गुणसूत्र नंबर जो आपका 9 है, कौन से नंबर का गुणसूत्र, गुणसूत्र नंबर 9, ठीक है। ये गुणसूत्र नंबर 9 2 में संख्या में होंगे ये दोनों। इसकी जो लॉन्ग आर्म होगी, लंबी वाली चेन भुजा, उससे एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम है ट्रांसफ्रेज। पहले भी हमने देखा था ट्रांसफ्रेज एंजाइम, लेकिन यहाँ पर जीन थोड़ा सा भिन्न प्रकार का है। जीन जो होते हैं ना वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं। एक ही गुणसूत्रों पर, एक ही जगह पर अलग वैरायटी के जीन हो सकते हैं जिसको एलील कहते हैं। तो ये एलील थोड़ा भिन्न प्रकार का है, इसलिए यहाँ जो एंजाइम बनेगा वो थोड़े भिन्न प्रकार का बनेगा और इसका नाम है ट्रांसफ्रेज बी। अब ये ट्रांसफ्रेज बी क्या करता है, गैलेक्टोज को इस H एंटीजन के साथ जोड़ता है, इस H एंटीजन के टॉप पर जोड़ता है। और जब गैलेक्टोज इस H एंटीजन के टॉप पर जुड़ेगा तो ये पूरा जो समूह होगा वो क्या बन जाएगा, B एंटीजन। और अगर इसके ऊपर ब्लड के मतलब आरबीसी के ऊपर B एंटीजन आ गया तो अब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, कि भाई यहाँ पर A एंटीजन न बन करके B क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उस 90 नंबर की क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पर जो लॉकस जिससे ये ट्रांसफ्रेज एंजाइम बन रहा है उस पे जो जीन है वो ए वाले से भिन्न प्रकार का है, अलग वैरायटी का है। इसी को हम एलील बोलते हैं, तो अलग प्रकार का एलील है। और ये जो है वो भिन्न प्रकार का एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है ट्रांसफ्रेज बी। और ये ट्रांसफ्रेज बी क्या करेगा, इस H एंटीजन के साथ में गैलेक्टोज को जोड़ेगा इसके ऊपर के हेड वाले भाग पर, टॉप वाले भाग पर, और इस तरीके से ये पूरा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, बी एंटीजन। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा। तो सेम वही वाली बात, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों प्रकार के
क्रोमोजोम नंबर 9 हो गया। एक क्रोमोजोम नंबर 9 इस व्यक्ति को उसके फादर से मिला था, एक क्रोमोजोम नंबर 9 उसकी मदर से मिला था। इस क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर यहाँ जो लोकस है जिससे वो जीन स्थित है ट्रांसफरेज एंजाइम बनाने वाला, तो इसमें एक तो जीन ए प्रकार का है और एक जीन बी प्रकार का है। यानी ए एंटीजन बनाने वाला जीन है एक गुणसूत्र पर और दूसरे गुणसूत्र पर बी एंटीजन बनाने वाला जीन है। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई कि गुणसूत्र कितने होते हैं? 9, 2 होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इसके ये जो मिला है उसको फादर से मिला है और ये मिला है उसको मदर से। अब ये जो लोकस जहाँ से ट्रांसफरेज एंजाइम बन रहा है, तो इस वाले जो फादर से मिला है उस पे जो एंटीजन बनने जा रहा है या जो भी ट्रांसफरेज एंजाइम बनेगा वो ट्रांसफरेज ए है और इधर वाले पे ट्रांसफरेज बी है, या उल्टा भी हो सकता है, इधर वाले पे ए है और इधर वाले पे बी है। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों क्रोमोजोम पर अलग अलग ट्रांसफरेज बनेंगे, एक पर ए प्रकार का ट्रांसफरेज और दूसरे पर बी प्रकार का ट्रांसफरेज। जो भिन्न प्रकार के ट्रांसफरेज बनेंगे तो दोनों प्रकार के केमिकल्स, दोनों प्रकार की शर्कराएं अब एच एंटीजन के साथ आकर के जुड़ेगी। ए ट्रांसफरेज क्या करेगा? वो ट्रांसफरेज बन जाए, ए ट्रांसफरेज नागा को जोड़ेगा, ये त्रिभुज देख लीजिए, और बी ट्रांसफरेज गैलेक्टोज को जोड़ेगा, ये गोला देख लीजिए। तो इस तरीके से दोनों ट्रांसफरेज ए और बी दोनों ट्रांसफरेज होने की वजह से कुछ एच एंटीजन ए एंटीजन में बदलेंगे और कुछ एच एंटीजन बी में बदलेंगे। इस प्रकार से इस पर इसकी जो आरबीसी होगी उसकी सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद होंगे और इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। अब देखते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, जीरो कहने के बजाय ओ कहना ज़्यादा बेहतर है। पहले जीरो कहते थे, बाद में पता लगा कि इस पे एच एंटीजन तो मौजूद है ही, कम से कम ये एंटीजन है, इसलिए इसको ओ स्पेल्ड करना ज़्यादा बेहतर है। एनीवे, इसमें भी वही वाली बात कि गुणसूत्र नंबर 9, ये रहा गुणसूत्र 9। ठीक है, अब इस गुणसूत्र 9 के ऊपर 2 गुणसूत्र होंगे, एक मदर से एक फादर से। ये जो लोकस जिससे ट्रांसफरेज बन रहा था लॉन्ग आर्म पर, हमने पहले देखा, ये जो मैंने इस गुणसूत्र पर कर रखा है ब्लू रंग का स्पॉट्स, ये जो लॉन्ग आर्म पर स्पेशल लोकस है जिससे ट्रांसफरेज एंजाइम बन रहा था वो नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहा है, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, कोई ट्रांसफरेज नहीं बना रहा है। सो देयर इज नो एनी ट्रांसफरेज, कोई ट्रांसफरेज नहीं है, तो फिर न तो मतलब ये एच एंटीजन जो होगा उस एच एंटीजन पर न तो गैलेक्टोज जुड़ेगा न एन एसिटाइल गैलेक्टोज जुड़ेगा, दोनों में से कोई भी नहीं जुड़ेगा और इस प्रकार से ये एच एंटीजन के रूप में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो ए एंटीजन या बी एंटीजन में नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसमें एंटीजन एच जो होता है वो एच के रूप में ही रहता है, वो ए और बी में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप 0 या ओ हो गया आपके। अब हम देखते हैं ये जो ब्लड ग्रुप हमने पढ़े हैं इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है और ये ब्लड ग्रुप ओ है। सबके अंदर प्रिक्योशर रूप में है, इसलिए न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के साथ में उसके अंदर क्रोमोजोम भी मौजूद है। हम क्रोमोजोम नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो 9 अभी हम पढ़ के आए हैं उसी के बारे में। इसकी जो लॉन्ग आर्म है इस पर मैंने ब्लू रंग के जो स्पॉट्स कर रखे हैं और ये स्पॉट्स ही आपको पता है कि ट्रांसफरेज एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये जो है ये मतलब जो ब्लड ग्रुप ए, इसका ये जो गुणसूत्र है क्रोमोजोम 2 है ना 9 नंबर की, अगर ये बनाता है ए एंटीजन और ये ओ है, यानी कोई एंटीजन इससे मतलब ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं बन रहा है, तो भी ये जो ए एंटीजन बनेंगे कुछ तो बनेंगे ना इसमें से, तो वो कुछ धीरे धीरे एच एंटीजन को सारे को ए एंटीजन में बदल देंगे। तो इस तरीके से इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? ए, और जीनोटाइप इसके होंगे 2। कैसे हुए 2 मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें 2 क्रोमोजोम हैं। अगर ये क्रोमोजोम ए प्रकार का हो और ये ओ प्रकार का हो तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर दोनों पर ए हो तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। इस तरीके से ब्लड ग्रुप ए के 2 जीनोटाइप हो जाएंगे। अंदर गुणसूत्रीय जो संरचना है, अंदर जीनी जो संरचना है जीन की,
जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें दो तरीके हो सकते हैं, दोनों के ए या फिर एक ए और दूसरा 0 या ओ। जब दोनों ए होंगे तो उसको हम होमोजाइगस कहेंगे, और एक ए है और दूसरा 0 या ओ है तो उसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप ए के कितने जीनोटाइप बन गए? 2, एक ए और दूसरा ए ओ। ब्लड ग्रुप बी में भी वही वाली बात होगी कि भाई ये जो क्रोमोसोम है इस पे बी है, बी ट्रांसप्रेज बन रहा है, और दूसरे वाले पर भी बी ट्रांसप्रेज बन रहा है, तो दोनों बी ट्रांसप्रेज जो होंगे वो बाहर के जितने भी एच एंटीजन है सबको बी एंटीजन में बदल देंगे और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। अगर इस पे बी ट्रांसप्रेज बन रहा है और इस पे नहीं बन रहा है, 0 है, ओ है, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी, क्योंकि कुछ तो बी ट्रांसप्रेज बनेंगे और वो कुछ बी ट्रांसप्रेज जो होंगे वो भी इस एच एंटीजन को बी एंटीजन में बदल देंगे, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। इन दिस वे फिनोटाइप बी के लिए 2 प्रकार के जीनोटाइप हो गए, बी और बी ओ। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी का क्या फिनोटाइप होगा। तो ए बी में तो यही पॉसिबल है, इन दोनों में से एक ए होना चाहिए जो ए ट्रांसप्रेज बनाएगा और एक बी ट्रांसप्रेज बनाने वाला होना चाहिए, कोई भी, चाहे तो ये ए ट्रांसप्रेज बना ले, चाहे ये बना ले, चाहे ये बी ट्रांसप्रेज बना ले, चाहे ये बना ले। दोनों क्रोमोसोम नंबर 9 में से कोई भी एक ए बनाएगा और ए ट्रांसप्रेज बनाएगा और दूसरा बी ट्रांसप्रेज बनाएगा, और इस तरीके से इसमें कुछ एच एंटीजन ए में बदल जाएंगे, कुछ एच एंटीजन बी में बदल जाएंगे, और ब्लड ग्रुप होगा ए बी और जीनोटाइप भी होगा ए बी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पॉसिबल नहीं है। बी ए या ए बी एक ही चीज़ है ना, यानी जीनोटाइप तो एक ही हुआ ना, बी ए बोलो या ए बी हो, ठीक है। तो ए में 2 तरीके के जीनोटाइप, ए 0, बी में 2 तरीके के, बी 0, और ए बी में ये एक ही तरीके का जीनोटाइप है ए बी, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप जो है, फिनोटाइप ओ जो है, उसका भी क्या होगा? या न तो ए मौजूद है, मतलब ऐसा कोई जीन नहीं है, मतलब नॉन फंक्शनल है ये, ऐसा कोई जीन नहीं है जो ए एंटीजन बना सकता हो, और न ही इसमें भी ऐसा कोई मतलब जीन है जो बी एंटीजन बना सकता हो। यानी दोनों में से किसी भी क्रोमोसोम पर ये जो लॉकस है, इस लॉकस में वो जीन नहीं है, या जीन का वो रूप नहीं है। जीन तो मौजूद होगा लेकिन वो नॉन फंक्शनल होगा, एक अलग तरीके का एलील है। तो वो जो जीन है वो न तो ए ट्रांसप्रेज बना रहा है और न ही बी ट्रांसप्रेज बना रहा है, इसलिए ये जो एच एंटीजन है वो अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इसके ऊपर ए और बी एंटीजन नहीं बनेंगे और ब्लड ग्रुप रहेगा 0 या ओ, ठीक है। अब ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें क्या जीनोटाइप होगा? ये ओ, क्योंकि इसमें ए और बी तो हो नहीं सकते ना, तो क्या होगा? ओ, दोनों में से कोई भी एक ओ आगे ले लो, एक पीछे ले लो, ओ होगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीनोटाइप फिनोटाइप के बाद में, जो कि परीक्षा में आती है और जिसको आपको सीखना है कि अगर ए और बी दोनों साथ हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी। अब हम जेनेटिक्स की दृष्टि से देखें तो दोनों में से ए या बी दोनों में से एक को प्रभावी होना चाहिए, एक को अप्रभावी होना चाहिए। दोनों में से एक मौजूद होगा तो लक्षण तो एक के दिखेंगे, अंदर से जीन में तो दोनों होंगे लेकिन बाहर से लक्षण तो किस प्रभावी के दिखेंगे, अप्रभावी या रिसेसिव के लक्षण तो नहीं दिखेंगे। लेकिन इसमें जो वंशागति होती है, इसकी जो जेनेटिक्स होती है थोड़ी भिन्न प्रकार की होती है, जो सप्रभाविता कोडोमिनेंसी के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है कि दोनों जीनोटाइप्स ए और बी दोनों जो एलील हैं वो दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है। यानी न तो ए बी पर प्रभावी है, ए जो है वो बी पर प्रभावी नहीं है, और न ही बी ए पर प्रभावी है। यानी दोनों ही प्रभावी हैं या दोनों ही अप्रभावी है, जो भी मानो आप इसको। यानी दोनों एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है। कुल मिलाकर के हमने देखा कि यहाँ एंटीजन ए व बी एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एंटीजन ए और बी दोनों ओ पर प्रभावी है। इसीलिए तो यहाँ ब्लड ग्रुप में देख लीजिए आप, ये ए जो होता वो ए एंटीजन बना रहा था और ये कोई एंटीजन नहीं बना रहा था। तो फाइनली ब्लड ग्रुप कौन सा रहा? ए। क्यों रहा? क्योंकि ये ए जो है वो इस ओ पर प्रभावी है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के निष्कर्ष के अंदर बात ये है, जेनेटिक्स में दृष्टि से देखें तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और इसकी अगर हम वंशागति को समझें
ह्यूमन ब्लड ग्रुप की वंशागति को, तो हमें ये एक सेंटेंस अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि ए व बी ब्लड ग्रुप एक दूसरे पर प्रभावी नहीं हैं। मतलब अगर दोनों साथ साथ हैं तो दोनों अपने आप को प्रकट करेंगे। लेकिन ए व बी दोनों ओ पर प्रभावी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए के साथ ओ है तो ओ को ए प्रकट नहीं होने देगा, ए प्रकट होगा। अगर ओ बी के साथ है तो बी ओ को प्रकट नहीं होने देगा, तब कैरेक्टर जो बाघ का फिनोटाइप होगा वो बी प्रकार का होगा। लेकिन अगर ओ के साथ न ए है न बी है, केवल ओ अकेला है, तो फिर ओ अपने आप को प्रकट करेगा, क्योंकि उसको दबाने वाला कोई नहीं है। तो बात समझ में आ गई। एक ही सेंटेंस में सारी जेनेटिक्स इसकी समझ में आ जाएगी आपको, और ब्लड समूह की जो वंशागति समझ में आ जाएगी। फर्स्ट कि ब्लड समूह की वंशागति सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंसी का। दूसरी बात, इसमें एंटीजन ए व बी एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है। कहने का मतलब दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं, दोनों में से कोई भी किसी के लक्षण को नहीं दबाता है। लेकिन ये दोनों ओ पर प्रभावी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ए और ओ दोनों साथ है तो ओ प्रकट नहीं होगा, बी और ओ साथ है तो ओ भी तब भी ओ प्रकट नहीं होगा, केवल बी प्रकट होगा। और दोनों में से एक भी नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ओ अपने आप को प्रकट करेगा, तब ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इन दिस वे हमने ए बी ओ ब्लड ग्रुप की जो किस तरीके से निर्माण होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप किस तरीके से बनता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है बी है, इसकी वंशागति कैसे होती है, इन सारी बातों को देखा। आगे के वीडियो में हम आर एच फैक्टर वगैरह नेक्स्ट बातें देखेंगे। दैट्स ऑल, धन्यवाद।